अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सब एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए ताकि आज ही ये अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें हम। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ईज़िली हमें चीज़ें समझ आएँ और हमें किस तरह से अपनी फ़ील्ड में स्टार्ट लेना है, इसके बारे में आज हम प्रॉपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लीगल ड्राफ्टिंग को समझते हैं कि लीगल ड्राफ्टिंग है क्या? इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स हैं? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? सही है? लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि लीगल ड्राफ्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और क्यों इसको बैकबोन कहा जाता है लीगल प्रोफेशन की। ठीक है? इसको लीगल प्रोफेशन की बैकबोन क्यों कहा जाता है, आज हम इस बारे में समझेंगे सबसे पहले। ठीक है? सबसे पहले हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि जो एक न्यू लॉयर होता है, जब भी एक न्यू लॉयर फील्ड के अंदर जाता है और वो कुछ भी वो इस फील्ड में स्टार्ट लेता है तो उसके पास कोई भी इनिशियल अर्निंग नहीं होती, उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। ठीक है? हमारे ये जो वेबिनार है इसके अंदर इस टाइम न्यू लॉयर्स भी मौजूद हैं और जो लोग ग्रेजुएट हैं, लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, अभी अभी उन्होंने फाइनल ईयर अपना कंप्लीट किया है और इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, वो भी मौजूद हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। ठीक है? तो ये सेशन सभी के लिए होने वाला है। हमें ये समझना होगा कि लीगल ड्राफ्टिंग क्यों बैकबोन कहलाती है लीगल प्रोफेशन की। सही है? अब एक न्यू लॉयर होता है, जब वो अपनी फील्ड में स्टार्ट लेता है तो वो पता है क्या करता है, वो किसी भी सीनियर के पास जाता है क्योंकि उसने स्टार्ट तो सीनियर से ही लेना है। सीनियर के अलावा वो अपनी फील्ड में एंटर नहीं कर सकता। अब जब वो सीनियर के पास जाता है और सीनियर से जाके ये बोलता है कि काइंडली मुझे ना आप अपने जो चैम्बर ज्वाइन करने दें या मुझे जो है ना यहाँ पे रख के मुझे काम सिखाएं, तो उनको इतनी आसानी से जगह नहीं मिलती। और जो सीनियर है वो कोई आपको सिखाने के लिए थोड़ी बैठा है। एक कॉमन ओपिनियन है हर किसी का कि जो है ना सीनियर्स जो है वो काम नहीं सिखाते, सीनियर अपने चैम्बर में जगह नहीं देते। तो देखो सीनियर आपको जगह क्यों देगा और आपको काम क्यों सिखाएगा? उसने 15 साल 20 साल और 25 साल का वो एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। वो इसलिए तो उसने एक्सपीरियंस नहीं लिया कि वो आपको बैठ के सिखाएगा। वो इसलिए आपको जो है आपके ऊपर ध्यान नहीं देता क्योंकि आपने खुद अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने देखा ही नहीं है कि मेरा प्रोफेशन कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से मैं इसको टाइम दे सकता हूँ, किस तरह से मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ। सही है? तो जो न्यू लॉयर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि हमारे पास कोई इनिशियल अर्निंग नहीं है। हमारे पास कोई इनिशियल अर्निंग नहीं है, उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। उन्हें पहले वो अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करते हैं 5 साल की। सही है? उसके बाद वो किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं बड़ी मुश्किल से। और अपने सीनियर को ज्वाइन करने के बाद क्या होता है, वो सीनियर को ज्वाइन करने के बाद उससे बोलते हैं कि आप मुझे काम सिखाओ और 3 से 4 साल उसकी आप जब उसके साथ लग के काम करते हो उसके बाद आप इस काबिल होते हो कि अपनी फील्ड में कंटिन्यू कर सको। सही है? तो इतना गैप के अंदर अब जब आपकी अर्निंग ही नहीं होगी, बहुत सारे लोग इस स्टेज पे जो है ना वो बैक फुट ले लेते हैं और वो इस फील्ड को छोड़ देते हैं। इस लीगल प्रोफेशन, एडवोकेसी का प्रोफेशन, इतना बड़ा प्रोफेशन वो छोड़ के चले जाते हैं इस वजह से क्योंकि उनके पास कोई इनिशियल अर्निंग का जरिया नहीं होता। ठीक है? क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड को समझा नहीं होता, अपनी फील्ड को टाइम नहीं दिया होता। तो हमें समझना होगा कि हम अपनी फील्ड के अंदर किस तरह एंटर कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने इस लीगल प्रोफेशन के अंदर अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें लेना होगा लीगल ड्राफ्टिंग की तरफ। लीगल ड्राफ्टिंग एक बेसिक वो प्रोफेशन है, इसके थ्रू आप इजीली एंटर कर सकते हो अपने लीगल प्रोफेशन के अंदर। सही है? अब जब हमें स्टार्ट नहीं किया जा रहा होता अपनी फील्ड के अंदर, हमें समझ नहीं आ रहा होता तो हम क्या करते हैं, हम ना न्यू न्यू फील्ड को देखते हैं। हम नई फील्ड के अंदर जाके ट्राई करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो कुछ छोटा मोटा सेटअप लगा लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। कुछ लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ भागते हैं, कुछ लोग वेब डेवलपमेंट की तरफ भागते हैं, कुछ लोग ई कॉमर्स की तरफ चले आते हैं और वो अपने प्रोफेशन को नहीं देखते कि मेरा प्रोफेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मेरी बात करो तो मैंने भी स्टार्टिंग में मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था अपनी डिग्री के टाइम पे। 2 ढाई साल मैंने स्टार्टिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है। क्यों? मुझे भी ये टेंशन थी कि यार मेरी इनिशियल अर्निंग कैसे होगी? जब तक मैं अपने प्रोफ़ेशन में, अभी तो मेरी पूरी डिग्री कंप्लीट होनी है, उसके बाद मैंने 2-3 साल अपने सीनियर को देने हैं, तब जाके मैं कोई काम सीखूँगा और काम प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा। सही है? तो मेरी इनिशियल अर्निंग कैसे होगी, इस तो मैं गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ, अब मैं उसको देखने लग गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग को। ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे यही डर था कि मेरी इनिशियल अर्निंग कैसे स्टार्ट होगी। उसके बाद मैं समझा लीगल ड्राफ्टिंग, मुझे पता चला लीगल ड्राफ्टिंग के प्रोफ़ेशन के बारे में और जब से मैंने लीगल ड्राफ्टिंग जॉइन की है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी दूसरी फ़ील्ड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लीगल ड्राफ्टिंग से हर चीज़ मेरी कंप्लीटली पूरी होती है। सही है? ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये अभी आपको पता चलने वाला है। जो हमारे चैम्बर्स हैं,
हमारे चैम्बर में 80 to 90% जो हमारे चैम्बर्स हैं उनके अंदर जो वर्किंग हो रही है, वो जितनी भी ड्राफ्टिंग की वर्किंग हो रही है वो कौन कर रहा है? स्टेनोग्राफर्स कर रहे हैं। हमारे 80 to 90% चैम्बर्स के अंदर वर्क कौन कर रहा है ड्राफ्टिंग का? स्टेनोग्राफर कर रहे हैं। और जब न्यू लॉयर होते हैं, हम जो यंग लॉयर होते हैं, हम ये समझते हैं कि ड्राफ्टिंग का काम है ही स्टेनोग्राफर का। हालांकि ऐसा नहीं है। ड्राफ्टिंग काम ही एडवोकेट का है। एडवोकेट का काम है कि वो ड्राफ्टिंग करे अच्छी से अच्छी, क्योंकि जितनी अच्छी वो ड्राफ्टिंग करे इतनी अच्छी वो एडवोकेसी कर सकता है, इतनी अच्छी वो प्रोसीडिंग कर सकता है कोर्ट के अंदर जाके। अब हमारे जो चैम्बर्स हैं 80 to 90% जो हमारे सीनियर हैं, जो 15 साल पुराने हैं, 20 साल पुराने, 25 साल पुराने, जो पुराने सीनियर्स हैं, अक्सर को असल में मसला ये है कि उन्हें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर नहीं चलाना आता, जिसकी वजह से क्या है, वो अपना सारा ड्राफ्टिंग का काम किससे करवाते हैं? स्टेनोग्राफर से। और स्टेनोग्राफर एक छोटी से छोटी जो एप्लीकेशन बनाता है, उसके वो 700 से 1000 रुपये वो एक छोटी एप्लीकेशन के ले लेता है। कोई 7-Eleven की हो या 110 की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कोई भी अगर आपको प्लेन बनवानी होती है तो 3000 से 4000 रुपये वो एक सादी प्लेन बनाने के ले लेता है, ठीक है। कोई अपील या रिवीजन एप्लीकेशन बनानी होती है तो 8 से 9 हज़ार इसके लग जाते हैं। अगर कोई अच्छा चैम्बर होता है और उसके पास डेली के 7 से 8 केसेस आते हैं, सही है, और वो अपना काम किसी स्टेनोग्राफर से करवा रहा होता है, तो आपको पता है वो कितना पे करता है? वो कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये पे करता है स्टेनोग्राफर को। और ये मैं मंथली बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको डेली की बात बता रहा हूँ। डेली स्टेनोग्राफर को, जो अच्छे बड़े चैम्बर होते हैं 8 से 9 केसेस बनवाते हैं, डेली स्टेनोग्राफर को 25 से 30 हज़ार रुपये पे करते हैं। आप समझ रहे हो क्यों पे करते हैं? सिर्फ इस लीगल ड्राफ्टिंग की वजह से। उनको ड्राफ्टिंग करवानी होती है, और मार्केट में कोई ऐसा एडवोकेट होता नहीं है जिसको अच्छी ड्राफ्टिंग करनी आती हो। कोई ऐसा यंग जूनियर नहीं होता जिसको ड्राफ्टिंग करनी आती हो, कोई जानता ही नहीं है इस प्रोफेशन के बारे में। और ये सारा ड्राफ्टिंग का काम वो किससे ले रहे होते हैं? स्टेनोग्राफर से ले रहे होते हैं, ठीक है, जिसके लिए उन्हें डेली 25 से 30 हज़ार रुपये पे करने होते हैं। अब आप सोचो, ऐसे टाइम पे अगर आप जैसा कोई बंदा उसको मिले, ऐसा बंदा जिसको लीगल ड्राफ्टिंग आती हो, जो यंग लॉयर हो, न्यू लॉयर हो, अभी उसने अपनी फील्ड के अंदर एंटर करा हो, और उसको ड्राफ्टिंग आती हो, तो आप जब ऐसे किसी चैम्बर के पास जाओगे ना, और आप किसी सीनियर को जाके बोलोगे मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं ड्राफ्टिंग जानता हूँ, आप यकीन करो वो खुशी खुशी आपको रखेगा। क्यों रखेगा? वो आपकी वजह से नहीं रखेगा, वो इसलिए रखेगा, उसको समझ आएगा कि यार मैं जो स्टेनोग्राफर से इतना महंगा काम करवा रहा हूँ, मेरा तो इजीली इस बंदे से काम निकल जाएगा। ये जब मैं इसको रखूंगा, ये मेरे ड्राफ्टिंग करेगा, उसको 25 से 30 हज़ार रुपये बचेंगे या नहीं बचेंगे, आप मुझे बताओ। और जब उसको 25 से 30 हज़ार रुपये डेली के बचेंगे, तो वो 2-3 हज़ार रुपये आसानी से आपको दे देगा। वो आसानी से तैयार हो जाएगा आपको 2-3 हज़ार रुपये देने के लिए। क्यों? उसको अपना खर्चा बचता हुआ दिखेगा। 25 से 30 हज़ार रुपये बचा के वो 2-3 हज़ार रुपये आपको दे के कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा है, क्या होगा? उसका भी काम निकलेगा और आपका भी काम होगा। जो न्यू लॉयर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अमाउंट होती है। अगर वो डेली के भी 2000 रुपये कमाएं तो मंथली 60 हज़ार रुपये बनते हैं। ये एक अच्छी इनकम है न्यू लॉयर के लिए। और ये जो स्टेनोग्राफ हैं, ये स्टेनोग्राफर्स हैं, ये न्यू लॉयर से ज़्यादा कमाते हैं। इसी वजह से, किस वजह से? क्योंकि ये लीगल ड्राफ्टिंग को जानते हैं। और इसीलिए इसके अंदर लो कंपटीशन है। लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर बहुत लो कंपटीशन है मार्केट के अंदर, क्योंकि लोग जानते ही नहीं हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं कि लीगल ड्राफ्टिंग काम है स्टेनोग्राफर का, हालांकि ऐसा नहीं है। ये किसका काम है? ये एक एडवोकेट का काम है। और जब आपको ये लीगल ड्राफ्टिंग का प्रोफेशन आ जाएगा, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी चैम्बर को ज्वाइन करना। आप इजीली जाके किसी भी चैम्बर को ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी सीनियर इजीली तैयार हो जाएगा आपको रखने के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक बेसिक लीगल ड्राफ्टिंग जैसे बड़े प्रोफेशन को जानते होगे, सही है। एक तो आपके लिए इजीली हो जाए चैम्बर ज्वाइन करना। इसके साथ साथ क्या होगा, अब जब आप चैम्बर आपने ज्वाइन कर लिया, अब आप वहाँ पे सीनियर के पास बैठ के काम कर रहे हो, सीनियर आपको बताया कि भाई ये प्लेंट आपने बनानी है, सही है। प्लेंट आपने बनानी है, आप क्या करोगे? अब वो प्लेंट आपको खुद से थोड़ी देगा कि आप खुद से बनाओ। क्यों? क्योंकि उस प्लेंट की प्रोसीडिंग तो सीनियर नहीं करनी है जाके कोर्ट के अंदर। तो जब उसने खुद प्रोसीडिंग करनी है, वो आपके साथ बैठ के आपको एक्सप्लेन करेगा और आपको समझाएगा कि किस तरह से आपने इसकी ड्राफ्टिंग करनी है और किस तरह से इसकी बेहतरीन ड्राफ्टिंग की जाती है। वो आपको बेसिक पॉइंट्स बताएगा, बेसिक पॉइंट बताएगा। वो आपको बताया कहाँ पे कौन से पॉइंट पे कौन सा सेक्शन लगाना है, कौन से पॉइंट पे कौन सा आर्टिकल लगाना है, जिसके थ्रू आपकी ग्रिप होगी लॉस के ऊपर, ठीक है। आपको अच्छे से लॉ समझ आएंगे। क्यों? आपको सीनियर एक्सप्लेन करेगा। अगर आपको कोई प्रोफेशन, आपको ये लीगल ड्राफ्टिंग नहीं आती और आप ही ऐसी आप किसी चैम्बर के अंदर चले जाते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, सीनियर आपको टाइम नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीनियर आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ, समझ लो मेरी बात। सीनियर आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ। आप सीनियर को वैल्यू दोगे तो ही सीनियर आपको वैल्यू देगा। जब आप उसके लिए ड्राफ्टिंग करोगे तो वो आपके साथ बैठ के अपनी प्लेन ड्राफ्ट करवाएगा, क्योंकि फर्दर प्रोसीडिंग तो उसी ने करनी है। आपने कोर्ट के अंदर जाके प्रोसीडिंग नहीं करनी, ठीक है। जिसके थ्रू
ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी ग्रिप ऑन लॉज होगी, आपको लॉज समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। और जब आपकी ये सब चीज़ें हो जाएंगी, आप वहाँ पे अच्छी ड्राफ्टिंग करने लग जाओगे किसी भी चैम्बर के अंदर, इसके बाद आपकी रेपुटेशन बनती है मार्केट के अंदर। सही है, समझ आ रही है? रेपुटेशन क्यों बनेगी? जब आपस में सीनियर्स की गैदरिंग होती है और वहाँ पे जाके लोग आपस में देखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो ज़रूर पूछते हैं कि यार ये जो आपके साथ लड़का ये है कौन? तो पता चलता है भाई ये तो ड्राफ्टिंग करता है मेरे पास। और मैंने क्या बताया, इसका बहुत लो कंपटीशन है और हर सीनियर चाहता है कि मेरे पास अपना एक अच्छा ड्राफ्टर मौजूद हो। सही है, हर कोई अपने चैम्बर के अंदर अच्छे ड्राफ्टर को जगह देना चाहता है, क्योंकि उससे उसका काम भी निकलेगा और उसका खर्चा भी बचेगा जो वो स्टेनोग्राफर के ऊपर खर्च कर रहा है इतने पैसे। समझ रहे हो आप? तो जब रेपुटेशन आपकी मार्केट में बनती है, फिर दूसरे चैम्बर से आपको ऑफर आती है कि भाई ये आपको इतने दे रहा है, 50 दे रहा है, आ जाओ मेरे पास, मैं आपको 80 दूंगा। ये 80 दे रहा है, आ जाओ मेरे पास, मैं 90 दूंगा। आपकी क्या बनती है, एक पीआर बनती है, आपकी रेपुटेशन बनती है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही लीगल ड्राफ्टिंग बेस करती है आपकी 80% एडवोकेसी बेस करती है लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर। क्यों? अगर आपको कोई भी प्रोसीडिंग करनी है कोर्ट के अंदर जाके, अगर आपने खुद से कोई डॉक्यूमेंट तैयार करा होगा, तो आपको इतना, जितना अच्छा आपने तैयार करा होगा, इतना ही आपको पता होगा कि मैंने फैक्ट नंबर 5 में क्या लिखा है, फैक्ट नंबर 6 में क्या लिखा है, मैंने पेज नंबर 3 में क्या लिखा है। सारी चीज़ आपके ध्यान में होगी, क्योंकि आपने खुद तो ड्राफ्ट करा है। जब आपने खुद ड्राफ्ट करा है तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मैंने लिखी है, किस तरह से लिखी है। तो आप इजीली उसको प्रोसीड कर सकते हो कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर आपने क्या करना होता है, जाके सिर्फ प्रोसीडिंग तो करनी होती है। और प्रोसीडिंग बेस किस पे करती है? वही उसी के ऊपर बेस करती है जो आपने प्लीडिंग तैयार की होती है, जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार करा होता है। आप उस डॉक्यूमेंट से हट के बात नहीं कर सकते। जो आपका डॉक्यूमेंट होता है आप उसी पे रहते हुए बात करोगे, ठीक है। तो उसके ऊपर आपकी गिरफ्त कैसे होगी? जब आप खुद से उसको ड्राफ्ट करोगे, तो तभी आप एक अच्छे प्रोफेशन के अंदर ऐड अपनी इसमें ऐड होगे और आप एक अच्छी एडवोकेसी कर सकते हो इस लीगल ड्राफ्टिंग के थ्रू, ठीक है। जब ये सारी चीज़ होंगी तो अर्निंग तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्निंग तो होनी होनी है। आपकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन बनेगी, आपको ऑफर्स आएंगी और आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। मगर ये सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस करती हैं? एक लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर। देखो, लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर आपको इजीली चैम्बर के अंदर जगह भी मिल रही है, आपको सीनियर एक्सप्लेन भी कर रहा है, आपकी लॉज के ऊपर गिरफ्त भी हो रही है, आपकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन भी बन रही है, आपको जो है अच्छी एडवोकेसी करनी भी आ रही है। और ये बेस्ट वे है टू स्टार्ट एडवोकेसी फ्रॉम लीगल ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग के थ्रू आप अच्छी एडवोकेसी के अंदर कदम रख सकते हो, एक नई जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं न्यू लॉयर के लिए। अब जो स्टूडेंट है, सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर प्रैक्टिस में नहीं है और वो ऑनलाइन सर्विस सेल करना चाहते हैं, तो इसी लीगल ड्राफ्टिंग की सर्विस ऑनलाइन भी सेल की जाती है। चाहे आप फाइवर के ऊपर सेल करना चाहो, अपवर के ऊपर सेल करना चाहो या फेसबुक के ऊपर सेल करना चाहो, ठीक है। बहुत सारे लोग लीगल ड्राफ्टिंग को शायद बहुत छोटी सी फील्ड समझते हैं। छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी फील्ड है। आपको दिखाऊं ये ऑनलाइन कितना प्रैक्टिस किया जा रहा है, ज़रा आप ये देखो। यही जो आपकी लीगल ड्राफ्टिंग है, इसकी सर्विस ऑनलाइन किस तरह से सेल की जा रही है, ये आपके सामने मौजूद है। देखो किस तरह से ये $30 के अंदर क्या चीज़ दे रहा है, वही बेसिक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके दे रहा है, ठीक है। ये देखो, ये पाकिस्तान का बंदा है सैयद, पाकिस्तान का बंदा है। इसके ज़रा आप चार्जेस देख रहे हो क्या ले रहा है? ये $250 ले रहा है, $250 पाकिस्तानी। और क्या बना रहा है? बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, बेसिक एग्रीमेंट बना रहा है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहा है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाओ, ये जितने भी लोग हैं सारे लीगल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ये मोहम्मद देखो, मोहम्मद अहमद है शायद, ये भी पाकिस्तान का है। $40 में अपने वही लीगल कंसल्टेशन दे रहा है और लीगल ड्राफ्टिंग कर रहा है। सही है। बहुत सारे पाकिस्तान के, इंडिया के, हर तरह के, मतलब फाइवर के ऊपर तो जो फाइवर को जानता है उनको पता होगा, इस पर तो दुनिया भर से क्लाइंट, आपके पास क्लाइंट बेशुमार हैं। और इसके अंदर इतना ही लो कंपटीशन है जितना पाकिस्तान के अंदर लो कंपटीशन है, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली तो इसमें बिल्कुल ही लो कंपटीशन है। लोग इस सोचते ही नहीं है कि यार लीगल ड्राफ्टिंग की सर्विस भी सेल होती होंगी। क्यों? हमारा ध्यान है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ। जो एक वो ट्रेंड चल पड़ा है, ई कॉमर्स का ट्रेंड चल पड़ा है, तो हम ई कॉमर्स की तरफ जाते हैं, हम वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, हम जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। हम अपने प्रोफेशन को नहीं देखते यार, हमारे प्रोफेशन के अंदर क्या चीज़ प्रैक्टिस की जा रही है, हमें इन चीज़ों का बताया ही नहीं जाता और हम खुद से पता भी नहीं करना चाहते। मज़े की बात तो ये है ना, हम खुद से जानना नहीं चाहते कि हमारा ये प्रोफेशन कितना बड़ा है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रैक्टिस की जा सकती हैं। और लीगल ड्राफ्टिंग से एक आपके लीगल प्रोफेशन को भी वो सपोर्ट मिलती है, साथ साथ आपके लॉस के ऊपर गिरफ्त होती है
और आप एक अच्छा स्टार्ट ले सकते हो। और एज एन स्टूडेंट भी आप अच्छी इनिशियल अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप न्यू ही इंटर हो इस फील्ड के अंदर, तो आप इसकी सर्विसेज ऑनलाइन सेल करके भी अपनी अच्छी इनिशियल अर्निंग निकाल सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था जब तक मुझे लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में नहीं पता था। जब से लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में पता चला है, मैंने हर तरह का ऑनलाइन काम में दूसरे कामों में घुसा हुआ था, ई कॉमर्स वगैरह इधर उधर, वही जो ट्रेंडिंग में चल रहा था। मगर जब से मैं लीगल ड्राफ्टिंग को समझा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई दूसरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो आप बात? तो ये आपको, चाहे आप लोकल प्रैक्टिस करना चाहते हो उसमें भी आपकी मदद करेगा, चाहे आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो उसमें भी आपकी भरपूर मदद करेगी लीगल ड्राफ्टिंग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होगे कि लीगल प्रोफेशन की बैकबोन क्यों कहा जाता है लीगल ड्राफ्टिंग की। ये एक अच्छे, ये इनिशियल स्टेप्स हैं जो एक न्यू लॉयर को लेने चाहिए अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, लीगल प्रोफेशन में आने के लिए उसको ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करने चाहिए। ठीक है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक मेरी बात समझे होगे। और देखो, इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, सीखना तो पड़ेगा ना। जब आप प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल रहे हो, सीनियर के पास जा रहे हो, आप वहाँ कोर्ट के धक्के खाओगे, उन सारी चीज़ों के को भी आप प्रैक्टिस में रखो, मगर साथ साथ आप अपनी फील्ड को अहमियत दो। आप अपने लीगल प्रोफेशन को अहमियत दोगे तो आप इस फील्ड को अहमियत दोगे ना, तो ये फील्ड आपको अहमियत देगी। आप इस फील्ड को इज्जत दोगे तो ये फील्ड आपको इज्जत देगी। समझ रहे हो? आपको खुद से सिंसियर होना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों को सीखना होगा। सही है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक ये पूरे स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा, क्यों बैकबोन कहा जाता है। न्यू लॉयर के पास कोई नो फिक्स सैलरी, कोई उसके पास फिक्स सैलरी नहीं होती, कोई उसके पास इनिशियल अर्निंग नहीं होती। ठीक है? 80 to 90% चैम्बर के अंदर अंदर काम कौन कर रहा है? स्टेनोग्राफर काम कर रहा है। ये कॉपी पेस्टिंग मैंने जो लिखा है, ये आप ज़रा गौर से देखो, कॉपी पेस्टिंग। ये कॉपी पेस्टिंग क्या है, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ये है क्या चीज़। सही है? ज़्यादातर चैम्बर के अंदर जो ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस की जा रही है, 80 to 90% स्टेनोग्राफर कर रहा है। इसी वजह से इसके अंदर लो कंपटीशन है। यंग लॉयर ये जानते ही नहीं है कि लीगल ड्राफ्टिंग एक लॉयर का काम है करना। सही है? स्टेनोग्राफर का काम नहीं है ये करना। ईज़िली आप इस प्रोफेशन को अगर अपनाते हो, ईज़िली आप कोई भी चैम्बर जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद सीनियर आपको एक्सप्लेन भी करेगा। सीनियर आपसे जब प्लेंट बनवाएगा, कोई भी प्रोसीडिंग बनवाएगा, तो वो आपको प्लीडिंग बनवाएगा, वो एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से बनाना है, कौन कौन सा लॉज कहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी लॉस के ऊपर भी ग्रिप होगी, मार्केट के अंदर आपकी रेपुटेशन बनेगी। 80% एडवोकेसी इसीलिए इसके ऊपर बेस करती है, क्योंकि जितनी अच्छी आप प्लीडिंग बनाओगे उतनी अच्छी आप प्रोसीडिंग कर सकते हो कोर्ट के अंदर जाकर। सही है? ये सारी चीज़ें होंगी, अर्निंग तो फिर ऑब्वियस सी बातें होनी ही होनी है। और अगर आप अभी प्रैक्टिस के अंदर नहीं हो, आप ऑनलाइन ये सर्विस सेल करना चाहते हो, आप पार्ट टाइम ऑनलाइन भी सर्विस सेल कर सकते हो। सही है? अगर आप प्रैक्टिस के अंदर भी हो ना, सारा दिन आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, और साथ ही आप ऑनलाइन सर्विस अगर देना चाहते हो, तो आप पार्ट टाइम काम देखो, पार्ट टाइम काम भी करना है ना। मेरा मकसद क्या है बताने का? मकसद ये है, अगर आप कोई पार्ट टाइम काम भी करना चाह रहे हो ना, तो अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए करो। आप अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए काम करोगे तो उतना अच्छा आपको समझ आएगा। ये काइंडली, ये जो भी इसके ऊपर कर रहा है, इसके ऊपर स्क्रीन पे हाथ ना लगाएं, इस पे निशान आ रहे हैं, डिस्टर्ब होगी क्लास। ठीक है? तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? जितना आप अपनी फील्ड को टाइम दोगे, फील्ड आपको टाइम देगी। अगर आपने कोई पार्ट टाइम काम करना भी है, तो आपने किसी तीसरे काम की तरफ नहीं जाना, किसी दूसरे काम की तरफ नहीं जाना, अपने प्रोफेशन के अंदर रहते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? तो इंशाल्लाह बड़ी काम में आएगी। ठीक है? यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ आ गई होगी लीगल ड्राफ्टिंग बैकबोन क्यों कहलाती है लीगल प्रोफेशन की। अब हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पे कि लीगल ड्राफ्टिंग है क्या, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, टॉपिक्स क्या हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है लीगल ड्राफ्टिंग करने के लिए। ठीक है? इस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जूम की जो है लिमिट है, 40 मिनट्स की क्लास है होगी। 40 मिनट बाद ये हमारी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं न्यू मीटिंग ज्वाइन करूँगा, न्यू लिंक आपको ना ग्रुप में शेयर करूँगा, तो आपने फ़ौरन से वो मीटिंग भी ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है? क्योंकि ये जूम की तरफ से लिमिट है 40 मिनट्स की। 40 मिनट बाद ये क्लास हमारी एंड हो जाएगी। मैं न्यू क्लास स्टार्ट करके उसका लिंक ग्रुप में दूंगा, तो आपने फ़ौरन से वो भी ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि लीगल ड्राफ्टिंग है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, टॉपिक्स क्या है। इसको समझने के लिए मैंने प्रॉपर नोट्स तैयार करे हैं आपके लिए। सबसे पहले हम ये नोट्स देख लेते हैं। इस नोट्स के अंदर बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बताई गई है लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, जो कि बेस करती है बेस्ड ऑन डेली प्रैक्टिस एंड कोर्ट्स। कोर्ट्स के अंदर जो डेली प्रैक्टिस की जाती है, उसके ऊपर हमारी पूरी ये लीगल ड्राफ्टिंग के नोट्स हैं। ये बेस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इस पे बात करने से पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है लीगल ड्राफ्टिंग का, क्या है लीगल ड्राफ्टिंग और किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। इस पूरे चार्ट को समझेंगे ना, तो हमें बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी क्या है।
सबसे पहले तो लीगल ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। हम इसके अंदर इन पूरे नोट्स के अंदर दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, प्लीडिंग और कन्वेंसिंग, ठीक है। प्लीडिंग और कन्वेंसिंग इन दो पार्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लीडिंग की। प्लीडिंग क्या होती है? प्लीडिंग इन द नेम ऑफ कोर्ट की जाती है। कैसे की जाती है? ये इन द नेम ऑफ कोर्ट की जाती है, कोर्ट के नाम पे बनाई जाती है और कोर्ट के अंदर ही सबमिट की जाती है। प्लीडिंग्स के फर्दर दो कैटेगरीज में ये डिवाइड होती है। सबसे पहला है प्लेंट, दूसरा है रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट जो है उर्दू में इसको कहते हैं दावा। हमें जब भी कोई सिविल केस स्टार्ट करना होता है तो हम अपने अगेंस्ट की पार्टी पे सिविल सूट दाखिल करते हैं। तो सूट दाखिल करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें प्लेंट की ड्राफ्टिंग करनी होती है और प्लेंट दाखिल करनी होती है कोर्ट के अंदर। सही है, समझ आ रही है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम प्लेंट दाखिल करते हैं और जितनी अच्छी आपकी प्लेंट बनी हुई होगी उतनी अच्छी आपकी गिरफ्त बनेगी केस के ऊपर। अगर प्लेंट के अंदर ही मिस्टेक होगी, और मिस्टेक होती ही ड्राफ्टिंग के अंदर है, सही है। प्लेंट के अंदर अगर मिस्टेक होगी और कोई भी मिस्टेक उसके अंदर आकी कोई भी मिस्टेक हो जाएगी प्लेंट के अंदर, तो फर्दर आपका केस के ऊपर गिरफ्त ही नहीं रहेगी। सही है। तो सब हम पढ़ेंगे प्लेंट के ऊपर डिटेल के अंदर कि प्लेंट क्या है, किस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। सही है। तो ये क्या कहलाता है? ये दावा कहलाता है। कोई भी आपको सूट दाखिल करनी होती है किसी भी के भी अगेंस्ट, सबसे पहले आप प्लेंट दाखिल करते हो। फर्दर अगेंस्ट पार्टी जब जवाब देती है ना उस प्लेंट का, वो जवाब देती है रिटन स्टेटमेंट के थ्रू, WS कहलाती है ये, ठीक है। इसको कहते हैं जवाब दावा। क्या कहलाता है ये? जवाब दावा। एक होती है प्लेंट, दूसरी होती है रिटन स्टेटमेंट। ये होता है दावा, इसके रिप्लाई में जो दिया जाता है वो जवाब दावा होता है। रिटन स्टेटमेंट किस तरह से बनती है? इसको हमें न पैरावाइज इसका रिप्लाई देना होता है। किस तरह से देना होता है, क्या इसकी ड्राफ्टिंग है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने इस नोट्स के अंदर। सही है। तो ये हो गया प्लीडिंग का सेक्शन। प्लीडिंग में सबसे पहले प्लेंट होती है, आप दावा दावा फाइल करते हो अगेंस्ट पार्टी के, अगेंस्ट पार्टी उसका जवाब देती है, रिप्लाई देती है रिटन स्टेटमेंट के थ्रू, वो जवाब दावा फाइल करती है। फर्दर फिर इसके अंदर मिसलिनियस एप्लीकेशंस आ जाती हैं जो हमें उसके साथ अटैच करनी होती हैं। उसके बाद फर्दर कोई जजमेंट आती है तो हम उसके अगेंस्ट में अपील या फिर रिवीजन एप्लीकेशन दाखिल करते हैं, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स कवर करता है प्लीडिंग वाला सेक्शन। दूसरा सेक्शन है हमारा कन्वेंसिंग का। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कन्विंसिंग। ये कन्विंसिंग नहीं, ये है कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग निकला है टू कन्वे करने से, कन्वे। सही है। ये निकला है कन्वे करने से। ड्राफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट कन्वे, क्या चीज़ कन्वे करते हैं? राइट और प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। क्या चीज़ कन्वे करते हैं हम इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। या तो हम राइट कन्वे कर रहे होते हैं या हम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी सामने वाली अगेंस्ट पार्टी को कन्वे कर रहे होते हैं। प्लीडिंग का हमने पढ़ा, प्लीडिंग जो है इन द नेम ऑफ कोर्ट होती है, कोर्ट के नाम पे बनाई जाती है। जबकि कन्वेंसिंग पार्टीज के दरमियान होती है, ठीक है। इसका कोर्ट से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता, पर इनडायरेक्टली अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टी के अंदर तो फिर इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया जाता है कोर्ट के अंदर। सही है। तो ये इन द नेम ऑफ कोर्ट नहीं होती, ये पार्टीज के अंदर, पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट्स होते हैं, वो साइन किए जाते हैं। कन्वेंसिंग को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, पावर ऑफ अटर्नी और डीड्स। सही है। पावर ऑफ अटर्नी के अंदर जनरल पावर ऑफ अटर्नी आ जाती है और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी में आप अपने राइट्स कन्वे कर रहे होते हो, बहुत सारे जनरल, आप नाम से समझ सकते हो कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी, बहुत सारे राइट्स आप कन्वे कर रहे होते हो अगेंस्ट पार्टी, दूसरी पार्टी की तरफ। सही है, अनदर पर्सन की तरफ। और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में आप कुछ स्पेसिफिक अपने राइट्स कन्वे करते हो सामने वाली अगेंस्ट पार्टी, जो भी आपकी अगेंस्ट पार्टी होती है उसको आप स्पेशल राइट्स कन्वे कर रहे होते हो, उसको आप अपने जो स्पेशल राइट्स हैं वो कन्वे करते हो और स्पेसिफिक करते हो हर चीज़ को, कौन कौन से राइट्स मैं अपने कन्वे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है? जनरल और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी में क्या डिफरेंस है, इनकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है, ये भी हमने प्रॉपर इसकी ड्राफ्टिंग कर दी है, इन नोट्स के अंदर हमने मेंशन की हुई है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है डीड्स। डीड्स क्या कहलाते हैं? डीड्स होते हैं मुआहदे। मुआहदा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दो पार्टीज के दरमियान जो भी मुआहदा होता है ना, वो मुआहदे की किस तरह से ड्राफ्टिंग होती है, इनकी कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेल डीड होती है, कोई भी चीज़ आपको बेचनी होती है तो उसकी डीड, उसका मुआहदा कैसे बनता है? गिफ्ट डीड होती है, कोई चीज़ आप गिफ्ट कर रहे होते हो, तोहफे में दे रहे होते हो, तो उसका मुआहदा कैसे होता है? मॉर्गेज डीड होती है, कोई भी चीज़ आपको गिरवी रखवानी होती है, उसका मुआहदा दो पार्टीज के दरमियान किस तरह से होता है, उसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से होती है। रेंट एग्रीमेंट होता है, कोई भी आपको चीज़ किराए पे देनी होती है तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग किस तरह से होती है, ये समझेंगे। NDA एग्रीमेंट होता है, इसको कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसके अंदर आप सामने वाली पार्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हो कि मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो ये एक NDA एग्रीमेंट होता है।
जो कि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है। तो ये जो कन्वेंसिंग वाला पूरा पार्ट है ना, कन्वेंसिंग वाला पार्ट ज़्यादातर ये प्रैक्टिस किया जाता है ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप देखो ना, मैंने आपको फायर पे दिखाया, ये क्या दे रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कौन से होंगे, यही एग्रीमेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सेल एग्रीमेंट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, आपका मॉर्गेज डीड हो गया, सही है। इसके अलावा एनडीए एग्रीमेंट हो गया। ज़्यादातर ऑनलाइन यही प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो इनकी ड्राफ्टिंग किस तरह से होती है, ये हम प्रॉपर कंप्लीट तौर पे समझने वाले हैं इन नोट्स के अंदर, ठीक है। ये एक कंप्लीट इसका इंट्रोडक्शन है। लीगल ड्राफ्टिंग मैंने बताया बहुत बड़ी एक फील्ड है, मगर हम दो टॉपिक्स को इसके अंदर क्लियर करेंगे, एक प्लीडिंग को, दूसरा कन्वेंसिंग को। प्लीडिंग इन द नेम ऑफ कोर्ट होती है, जो कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होती है। फर्दर इसके अंदर मिसलिनियस एप्लीकेशंस आ जाती हैं, और फिर फर्दर क्या चीज़ आ जाती है इसके अंदर, अपील आ जाती है, रिवीजन आ जाती है। टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूँ, मैंने कंप्लीट टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं। प्लेंट हम पढ़ेंगे, रिटन स्टेटमेंट इसके अंदर पढ़ेंगे, अपील की ड्राफ्टिंग देखेंगे, रिवीजन एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग देखेंगे, मिसलिनियस एप्लीकेशंस और एफिडेविट की ड्राफ्टिंग। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये हमारे किसके साथ रिलेट करते हैं, प्लीडिंग के साथ। और फर्दर पावर ऑफ अटर्नी, रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, एनडीए एग्रीमेंट, ये क्या होते हैं, ये हमारे डील करते हैं कन्वेंसिंग के साथ। और एट द एंड मैंने ये लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस बेसिकली एक तो ये यूँ समझ लो रिलेट करता है प्लीडिंग के साथ, मगर मैंने इसको एंड में इसलिए रखा है, ये एंड में आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। जब हम सारा टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे तो लीगल नोटिस ईजिली हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात की जाए तो इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया है, क्या है इसका लीगल ड्राफ्टिंग का इंट्रोडक्शन। टॉपिक्स हम कौन कौन से क्लियर करने वाले हैं ये भी आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या होने वाली है। लीगल ड्राफ्टिंग के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको, सही है। आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए। लीगल ड्राफ्टिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या है, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर या लैपटॉप। मैं समझता हूँ सबके पास होगा कंप्यूटर या लैपटॉप, ठीक है। और इसकी आपने क्या करनी है, कंप्यूटर या लैपटॉप में ज़्यादा आपको चलाना नहीं आता हो, सिर्फ आपको एम एस वर्ड का पता हो, सही है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एम एस वर्ड का पता हो। ये नहीं भी पता होगा तो जितनी भी हम ड्राफ्टिंग करेंगे उसके अंदर हम प्रॉपर बात करेंगे कि एम एस वर्ड किस तरह से आपने यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि पेज की सेटिंग क्या रहेगी, आपने मार्जिन किस तरह से बनाना है, आपने जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, वो किस तरह से उसकी कितने पॉइंट रखने हैं, ये भी मैंने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। तो एम एस वर्ड हम काम करते करते ही सीखेंगे कि एम एस वर्ड क्या है और किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है इंग्लिश। हमारी इंग्लिश जो है वो बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, सही है। बेसिक जो टेंसेस होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, शल, कुड, ये कहाँ पे लगने हैं, किस तरह से सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होना है, तो आपको बेसिक इंग्लिश का पता होना चाहिए, ठीक है। दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट है लीगल कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। आपको नॉलेज ऑफ फैक्ट्स होनी चाहिए, आपको नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा सेक्शन लगना है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगना है। और उसके अलावा जो सामने वाली आपकी क्लाइंट है, जो आपकी पार्टी है, उनके जो फैक्ट्स हैं, केस के फैक्ट्स क्या बन रहे हैं, उनकी स्टोरी क्या है, प्रॉपर स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। जैसे रिकवरी ऑफ अमाउंट है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, किसी के ऊपर भी आप बना रहे हो तो आपको बेसिक फैक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, और आपको लॉस के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। एक आपका लीगल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक इंग्लिश आपको आती हो, बेसिक टेंसेस आपको बनाने आते हो, कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर एम एस वर्ड सिर्फ आपको चलाना आता हो। एम एस वर्ड के ऊपर हम टोटल इसका काम करेंगे, ठीक है। नोट मैंने इसके साथ एक लिख दिया है, इट डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग और लिसनिंग। ये आपको पढ़ने से नहीं आ सकती लीगल ड्राफ्टिंग, आप ये बात समझ लो। ये आपको पढ़ने से नहीं आ सकती, ये आपको सुनने से तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, बट ओनली राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, ये आपको लिखने से ही आएगी। और इसके अलावा आप इसको प्रैक्टिस करोगे तभी यह आएगी, ठीक है। बात समझ रहे हो। 10 मिनट रह गए हमारी इस क्लास में। ये जैसे ही एंड होती है मैं न्यू लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपने फ़ौरन से वो क्लास ज्वाइन कर लेनी है। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है। आपने क्या करना है, आपको ये सुनने से समझ नहीं आएगी, आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगी। आप सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के थ्रू इसको समझ सकते हो, या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यह हमारी आ गई रिक्वायरमेंट। अब मैं बात, इसके बाद हम फर्दर इसके अंदर देखेंगे टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग, कि कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करके हम अच्छी ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड के अंदर। ये भी इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। टिप्स फॉर ड्राफ्टिंग। अब जो मैं असल बात करने वाला हूँ जनरल मेथड के ऊपर, ज़रा आप ये समझना। मैंने आपको एक बात कही थी कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, कॉपी पेस्टिंग।
कॉपी पेस्टिंग हमारे जो स्टेनोग्राफर्स हैं, जो स्टेनोग्राफर कोर्ट के अंदर जो इतने भी प्लेंट लिखते हैं या एप्लीकेशन लिख के देते हैं, आप उनके पास जाओगे, आप उनसे बोलोगे यार एक 7-Eleven की एप्लीकेशन लिख दो, क्या आप उनके पास जाओगे यार एक 7-Eleven की एप्लीकेशन लिख दो, तो वो पता है क्या करेंगे, वो आपसे पूछेंगे पार्टी का नाम नाम बताओ, आप उनको पार्टीज का नेम बताओगे, वो 2-3 फैक्ट ऊपर नीचे करेंगे, बाकी उनके पास एज इट इज जो लिखी हुई होती हैं पूरी पूरी एप्लीकेशंस, वो उसके ऊपर सिर्फ पार्टीज का नेम ऐड करके आपके हाथ में दे देंगे, ये लो भाई आपकी जो पूरी ना ड्राफ्टिंग तैयार हो गई। ठीक है, आप कोई प्लान बनवाने जाओगे, आप बोलोगे यार डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की वो प्लान बना दो, तो आपसे बोलेंगे सिर्फ पार्टीज का नेम बताओ, 2-3 फैक्ट ऊपर नीचे करेंगे और आपके हाथ में दे देंगे, यार ये लो आपकी जो है ना इसकी वो आपकी पूरी प्लान तैयार हो गई। ठीक है, और इसी के वो पैसे चार्ज कर रहे होंगे, प्लान के 2500 से 3000 ले लेंगे वो, साथ ही एप्लीकेशन के वो 700 से 1000 रुपये ले लेंगे, और जितनी भी प्रैक्टिस की जा रही है इस टाइम कोर्ट के अंदर, जितनी भी लीगल ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस की जा रही है वो सब कॉपी पेस्टिंग के ऊपर चल रही है। जो पुरानी प्लेंट्स बनी हुई हैं उसी के ऊपर से पार्टीज का नेम चेंज किया जाता है, और चंद 2-3 फैक्ट्स ऊपर नीचे किए जाते हैं, और वो फर्दर वो आगे दे दी जाती है कि भाई ये लो, ये आपकी जो है ना पूरी प्लेंट तैयार हो गई। ठीक है, तो हम इस कोर्स के अंदर हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं, हम कॉपी पेस्टिंग वाले ड्राफ्टिंग नहीं सीखेंगे। मैं आपको ऐसे जर्नल मेथड बताने वाला हूँ, मैं ऐसे जर्नल फार्मूलाज आपको बताने वाला हूँ, वो फार्मूलाज आप चाहे इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर रख दो, बेसिक फार्मूलाज के ऊपर हम बात करेंगे, इनमें से आप चाहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर उस फार्मूले को रख दो, रिकवरी ऑफ मनी के ऊपर रख दो, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर रख दो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर, हम बेसिक फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे। जब हम उन बेसिक फार्मूलाज के ऊपर काम करेंगे तो हमारी किसी भी टॉपिक के ऊपर हमारी प्लेन हो रिटन स्टेटमेंट हो अपने आप बन के तैयार हो जाएगी, अपने आप ड्राफ्ट हो जाएगी। क्या समझ रहे हो आप? मैं आपको कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग नहीं सिखाने वाला, मैं आपको जर्नल मेथड्स और जर्नल फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हो। कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग क्योंकि हमारे लोकल कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, अगर आप ऑनलाइन इसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हो तो ऑनलाइन कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग काम नहीं करती। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपको अगर अच्छी ड्राफ्टिंग सीखनी है तो कॉपी पेस्ट वाली ड्राफ्टिंग से बाहर आना होगा, आपको जर्नल मेथड्स और जर्नल फॉर्मूला समझने होंगे। इसके लिए मैंने अपने दूसरे ये नोट्स इसके अंदर मैंने स्पेसिफाई करके लिखा है एसेंशियल ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग। ठीक है, इसके अंदर वही सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, उसके ऊपर हम प्रॉपर बात करेंगे, और इसके अंदर मैंने बेसिक फार्मूलाज लिख दिए हैं, देख रहे हो ये बेसिक फार्मूला है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, हम बेसिक फार्मूलाज हमारे ना कितनी भी मुश्किल हमारा कोई सॉल्यूशन होता है ना, हमें बेसिक फार्मूलाज दिए हुए होते हैं, जब हम उन फार्मूलाज को अपनी सॉल्यूशन के हम अपने क्वेश्चन के ऊपर पुट करते हैं तो फ़ौरन से सॉल्यूशन निकल के आ जाती है। ठीक है, तो हमने बेसिक फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप करनी है। मैंने इसके अंदर ड्राफ्टिंग की हुई है पूरी प्लेंट के अंदर, पूरी प्लेंट जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, अपील, रिवीजन, सही है, हर सारे टॉपिक्स इसके अंदर ड्राफ्ट किए गए हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये प्लेंट कैसे बनेगी, नेम ऑफ द कोर्ट कहाँ आएगा, सूट नंबर कहाँ आएगा, प्लेंटिफ का नाम कहाँ आएगा, डिफेंडेंट का नाम कहाँ आएगा, ये जो इतने सारे फैक्ट्स हैं, ये जो इतने सारे फैक्ट्स हैं, ये हम कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे? सही है, तो आपने अपने आप को इन चीज़ों में नहीं उलझाना, आपने इन चीज़ों का रट्टा नहीं लगाना, आपने कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग नहीं सीखनी। मेरा एम ही है इस कोर्स को लेके कि मैंने आपको कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग नहीं सिखानी, कि यार ये जो फैक्ट्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो फैक्ट्स हैं वो सेम ही के सेम उठा के मैं दूसरी पार्टी के ऊपर लगा दूं और उनका सिर्फ ना नेम चेंज कर दूं। सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर मनी के जितने भी वो मेरे पास प्लेंट बनी हुई हैं प्रीवियस, उसके अंदर मैं क्या करूं, सिर्फ पार्टीज का नेम चेंज करके और वो फर्दर आगे ऐसे ही चला दूं। तो ऐसा नहीं होता, हर क्लाइंट की एक अपनी अलग स्टोरी होती है, हर एक क्लाइंट की एक अपनी अलग फैक्ट्स होते हैं, वही फैक्ट्स हमें अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों के अंदर उलझना नहीं है कि यार ये किस तरह से बनेंगे, इतने सारे फैक्ट्स हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से समझेंगे। इसके लिए मैंने जर्नल फार्मूलाज के ऊपर काम किया है। ठीक है, हम समझेंगे जर्नल फार्मूलाज, जैसे मैं आपको एक प्लेन की एग्जाम्पल देने लगा हूँ। ठीक है, एक प्लान की एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक जनरल फार्मूला है। क्या है ये? एक जनरल फार्मूला है। इसके अंदर मैंने नेम ऑफ सबसे पहले मैंने एक जो है ना ये पूरा स्पेसिफाई कर दिया कि किस तरह से आपकी प्लेन तैयार होगी। पहले पहले पॉइंट पे नेम ऑफ द कोड आ जाएगा, सही है, यहाँ पर आप नेम ऑफ द कोड लिख दोगे। इस फॉर्मूले को आप अब जैसे ही अप्लाई करोगे ना किसी भी मेथड के ऊपर, इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, आपकी प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट हो, अपील हो, रिवीजन हो, कोई सी भी चीज़ हो, हर चीज़ के फार्मूलाज इसके अंदर लिख दिए गए हैं, प्लेन के लिख दिए गए हैं, रिटन स्टेटमेंट के लिख दिए गए हैं, अपील के, रिवीजन के, हर टॉपिक के बेसिक फार्मूलाज लिख दिए गए हैं।
इस बेसिक फॉर्मूले को जब आप फॉलो करोगे तो हर टॉपिक के ऊपर आपकी रिटन स्टेटमेंट हो, प्लेंट हो, हर चीज़ इजीली ड्राफ्ट हो जाएगी। जैसे मैं आपको प्लेंट की एग्जांपल देने लगा हूँ, नेम ऑफ द कोड की जगह आप नेम ऑफ द कोड लिख दोगे, सूट नंबर की जगह आप सूट नंबर लिख दोगे, प्लेंटिफ की कंप्लीट डिटेल की जगह आप यहाँ पे प्लेंटिफ की कंप्लीट डिटेल लिखोगे, फर्दर आप डिफेंडेंट की कंप्लीट डिटेल लिखोगे, जो भी टाइटल या सब्जेक्ट मैटर है यहाँ पर आप उसका वो सब्जेक्ट मैटर लिख दोगे। फैक्ट ऑफ द केस कैसे बनेंगे, फैक्ट ऑफ द केस में बेसिक आप बेसिक चीज़ें बेसिक जो उसका फॉर्मूला है वो अप्लाई करोगे, होल स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आप लिखोगे। वो किस तरह से आपने ड्राफ्ट करनी है, किस तरह से लिखना है, वो हम फर्दर इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक है। फैक्ट्स कैसे बनते हैं, सबसे पहले आपने स्टोरी एक उसके अंदर कंप्लीट स्टोरी जैसे लिखनी होती है, वैल्यू और सूट मनी जो भी है जितने भी अमाउंट की है वो आपने लिखनी होती है। उसके बाद आपने कॉज ऑफ एक्शन देना होता है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, क्यों ये सोल ऑफ द केस कहलाता है, कॉज ऑफ एक्शन कहलाता है सोल ऑफ द केस। क्यों ये सोल ऑफ द केस कहलाता है, कॉज ऑफ एक्शन, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमें जुरिस्डिक्शन बतानी होती है, कोर्ट फी बतानी होती है, प्रेयर क्लॉज ऐड करनी होती है। उसके बाद फर्दर फर्दर हमें वेरिफिकेशन ऑफ ओथ लेनी होती है, वेरिफिकेशन बाय लॉयर लेनी होती है, वेरिफिकेशन बाय कमिश्नर। ये बेसिक एक फॉर्मूला है। ये आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अप्लाई करोगे ना, आपकी प्रिंट ऐसे मिनटों में सेकंडों में आपकी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। आपने कोई उसके अंदर उलझना नहीं है कि यार किस तरह से फैक्ट्स बनेंगे, किस तरह से लिखे जाएंगे, इसके अंदर उलझना नहीं है। हमारा फोकस रहेगा कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग हमने नहीं करनी। हम जनरल मेथड्स और जनरल फार्मूलाज के ऊपर काम करेंगे और हम समझेंगे किस तरह से हम अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। हमें रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी टॉपिक को ले लो, उसके ऊपर आप इजीली प्लान भी बना सकते हो, रिटन स्टेटमेंट भी बना सकते हो, ठीक है। जो ये वाले नोट्स हैं इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर सारी ड्राफ्टिंग कवर की गई है, प्लान की ड्राफ्टिंग है, कंप्लीट प्लान किस तरह से ड्राफ्ट की जाती है, किस तरह से बनेगी, ठीक है। इसके बाद फर्दर रिटन स्टेटमेंट आ जाएगी आपके पास और सारे टॉपिक्स आ जाएंगे जितने भी ये टॉपिक्स बताए गए हैं। प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, अपील है, रिवीजन है, हर तरह के ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर ड्राफ्ट किए गए हैं। ये किस तरह से ड्राफ्ट होंगे, किस तरह से उसके अंदर वर्डिंग ऐड की जाएगी, किस तरह से स्टोरी को कनेक्ट करना है, पूरी इसके अंदर आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। और इसके साथ साथ दूसरे नोट्स कौन से बनाए हैं, एसेंशियल ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग के बनाए, जिसके अंदर बेसिक फार्मूलाज और बेसिक मेथड बताए गए हैं कि इन सारे टॉपिक्स के ऊपर कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, कौन कौन से आप वो बेसिक फार्मूलाज अप्लाई करके इन सब के ऊपर आप ड्राफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली मैं समझ रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता चल गया होगा, अच्छा ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि लीगल ड्राफ्टिंग जो है वो क्यों बैकबोन है लीगल प्रोफेशन की और ये कितनी अहमियत रखती है हमारी फील्ड के अंदर, ठीक है। इसके बाद फर्दर हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, कौन कौन से टॉपिक्स हम क्लियर करने वाले हैं और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। दोनों नोट्स ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, आपने बिल्कुल बेफिक्र होना है, सारी चीज़ें भी शेयर की जाएंगी और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी आप सबके साथ शेयर की जाएगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल और प्रैक्टिस ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग है, बेसिक इसके अंदर ड्राफ्टिंग की गई है कि कोर्ट के अंदर किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है। और इंटरनेशनली अगर आप कोई सर्विस सेल करना चाहते हो फाइवर के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप किस तरह से इसको ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हो और इनिशियल अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक इसेंशियल ऑफ ड्राफ्टिंग भी आपके लिए इसके अंदर तैयार की गई हैं कि कौन कौन से मेथड्स आपने अप्लाई करने हैं अपनी बेसिक लीगल ड्राफ्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में काफ़ी नॉलेज आई होगी। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, किस तरह से हमारे नंबर ऑफ लेक्चर कितने होंगे और किस सीक्वेंस से होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके 10 होंगे इसके अंदर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे, 10 होंगे। सबसे पहले हम प्लेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से प्लेंट का जर्नल मेथड क्या है और उसको किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। और एक प्लेंट हम पढ़ेंगे, सिर्फ एक प्लेंट हम पढ़ेंगे, उससे हमें समझ आ जाएगा कि बाकी के टॉपिक्स के ऊपर प्लेंट किस तरह से बनती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग नहीं सीखेंगे, हम बेसिक मेथड के ऊपर फोकस करेंगे कि हमारा मेथड क्या होना चाहिए ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो हम बेसिक मेथड के ऊपर फॉलो करेंगे। हम प्लेन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर के अंदर रिटन स्टेटमेंट को कवर करेंगे, इसके ऊपर हमें पैरावाइज रिप्लाई किस तरह से देना होता है, प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन क्या होती है और इसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं अगर वो मिसिंग हो जाए, कॉज ऑफ एक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या अगर वो मिसिंग हो जाए तो आपकी प्लेंट इनकम्प्लीट हो जाएगी या आप रिटन स्टेटमेंट में उसका जवाब दावा बहुत अच्छे तरह से फाइल कर सकते हैं। थर्ड पे हम रीड जजमेंट, हम जजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हम जजमेंट पढ़ेंगे, जजमेंट पढ़ना सीखेंगे। और जजमेंट हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जजमेंट के थ्रू हमें पता चलेगा कि लीगल वर्ड्स को
किस तरह से जजमेंट के अंदर से निकाला जाता है, लीगल वर्ड्स और लीगल फ्रेजेस को निकाल के क्या करते हैं हम उसको अपनी प्लेन के अंदर, अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर अप्लाई करते हैं, अपने लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई करते हैं। जजमेंट के थ्रू हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर से हम लीगल वर्ड्स और लीगल फ्रेजेस किस तरह से निकाल के अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम टिप्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में, जैसा मैंने आपको दिखाया था नोट्स के अंदर मौजूद है। टिप्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग, कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करके आप अच्छी लीगल ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपील के बारे में, अपील किस तरह से ड्राफ्ट की जाती है, कौन कौन से फॉरम पे इसको अप्लाई किया जाता है अपील को, जजमेंट और डिग्री के अगेंस्ट में जो अपील बनती है ये किस तरह से बनती है। ठीक है, फर्दर हम पढ़ेंगे रिवीजन एप्लीकेशन, ये क्या होती है, अपील, रिवीजन और रिव्यू में क्या फ़र्क होता है, इसका डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ठीक है, फिफ्थ आपका लेक्चर होगा रिवीजन एप्लीकेशन से रिलेटेड। सिक्स्थ आपका लेक्चर होगा एप्लीकेशन और एफिडेविट से रिलेटेड। ठीक है, एप्लीकेशन, मिसलीनियस एप्लीकेशन क्या होती है, किस तरह से बनती है, एफिडेविट क्या होता है। सही है, यहाँ तक आपकी प्लीडिंग का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब पावर ऑफ अटर्नी से आगे हम कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट वो पढ़ने लगे हैं जो कन्वेंसिंग से रिलेटेड हैं, और यही वो हिस्सा है जो ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है ऑनलाइन। सही है, चाहे आप लोकली पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन सर्विस दो या आप इंटरनेशनली फाइवर के ऊपर ऑनलाइन सर्विस दो, ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट होते हैं जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग किस तरह से बनती है, इसकी बेसिक एसेंशियल्स क्या होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमने फॉलो करना होता है इसके अंदर। ठीक है, इसको ड्राफ्ट करने में, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। 7 लेक्चर होगा हमारा पावर ऑफ अटर्नी को लेके और रेंट एग्रीमेंट को लेके। ठीक है, पर जनरल पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है और स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है, इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। 8 लेक्चर हमारा होगा सेल डीड और गिफ्ट डीड को लेके कि भाई कोई बेचने वाला मुआहदा होता है आपस में पार्टी का किस तरह से होता है, या कोई गिफ्ट देने वाला मुआहदा होता है तो पार्टीज का आपस में किस तरह से होता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम मॉर्गेज डीड के बारे में पढ़ेंगे कि हम कोई भी चीज़ अगर गिरवी रखवाना चाहते हैं तो उसकी हम किस तरह से उसके ऊपर मुआहदा हम बना सकते हैं। फिर हम फर्दर लीगल नोटिस के बारे में पढ़ेंगे कि लीगल नोटिस क्या होता है और किस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। सही है, इसके बाद हम एनडीए एग्रीमेंट पढ़ेंगे। एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर ऑनलाइन ये एनडीए एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस किया जाता है। सही है, ये हमारे 10 लेक्चर्स हो जाएंगे। इसके बाद 7th आपका जो है वो लाइव सेशन होगा, उसमें ओवरव्यू लेंगे पूरे हम अपने इस कोर्स का। साथ साथ Q&A सेशन होगा, आपसे क्वेश्चन लिए जाएंगे, उसके आंसर किए जाएंगे, और उसके साथ ही एंड में एट द एंड आपके साथ फाइवर या फेसबुक का जिस भी तरफ आप जाना चाहें। सही है, आप फाइवर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फेसबुक पे भी। मुझसे अगर आप पूछें कि भाई मैं क्या करता हूँ, तो मेरी गिरफ्त फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छे से मार्केटिंग की मेरी गिरफ्त है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सर्विसेज भी मैं जो सेल करता था वो फेसबुक के ऊपर करता था, और लीगल ड्राफ्टिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो मैं फेसबुक के ऊपर सेल करता हूँ। ठीक है, मगर अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फाइवर के ऊपर वर्किंग करें। क्यों, फेसबुक को समझना भी आपके लिए मुश्किल होगा और उसके अगेंस्ट में फाइवर को समझना थोड़ा ईजी होगा। फाइवर के पेड लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, पूरे पूरे कोर्सेज आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और मैं कंप्लीट आपको रोड मैप बताऊंगा कि किस तरह से आपने स्टार्ट लेना है ऑनलाइन। ठीक है, तो मगर ये सब चीज़ें ऑनलाइन आपके जाने से पहले देखो, अगर आपके पास ड्राफ्टिंग स्किल आ जाएगा ना, आपके पास ड्राफ्टिंग स्किल आ जाएगा तो आप किसी भी चैम्बर के अंदर प्रैक्टिस करना चाहो आप वो भी कर सकते हो, और पार्ट टाइम आप इस अपने इस स्किल को फेसबुक पे प्रैक्टिस करना चाहो या फाइवर के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मगर हमारा मसला ये है, हमारा टोटल फोकस रहता है यार फाइवर पे कैसे स्टार्ट करें, यार फेसबुक पे हम सर्विस कैसे सेल करें। ठीक है, हमारा बेसिक क्या रहता है यार, हम किस तरह से सेल स्टार्ट करें फाइवर के ऊपर। भाई आप सेल तभी स्टार्ट करोगे जब आपको प्रॉपर स्किल आता होगा। अगर आपको ड्राफ्टिंग का बेसिक स्किल ही नहीं पता, अगर आपको मेथड ही नहीं पता कि किस तरह से इसको ड्राफ्टिंग के स्किल को अपनाया जाता है, तो आप उसको सेल क्या करोगे, और फर्दर आप अपने क्लाइंट से क्या रिव्यूज़ लोगे, आपकी पीआर कैसे बनेगी मार्केट के अंदर अगर आपको बेसिक स्किल नहीं आता होगा। अगर आप अभी तक कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग के ऊपर रिलाय करते हो तो आप ये मेरी बात समझ लो कि कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग ज़्यादातर ये पाकिस्तान में ही लोकली ड्राफ्ट होती हैं। अगर आप ऑनलाइन की तरफ जाना चाहते हो, इंटरनेशनल की तरफ जाना चाहते हो, तो ये कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग से आपको बाहर आके जनरल मेथड समझने होंगे और समझना होगा कि किस तरह से हम बेसिक अपनी ये स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो सेल करने से पहले या किसी भी चैम्बर जाने से पहले आपको बेसिक ड्राफ्टिंग की स्किल को समझना हो कि ये स्किल क्या है। कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग से बाहर आके हम उन जनरल मेथड्स के ऊपर बात करेंगे जिसके थ्रू आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आप ड्राफ्टिंग करना चाहो आप इजीली कर सकते हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो हम बेसिक
फॉर्मूलाज पे बात करेंगे, हमारा मकसद होगा बेसिक मेथड के ऊपर बात करना, ठीक है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ, कंप्लीट गाइडलाइन आपको दी जाएगी किस तरह से आपने स्टार्ट लेना है। कोर्स की बात करें तो कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कंटेन करती हैं। सबसे पहले पैटर्न। हमारा पैटर्न क्या होगा? पैटर्न मैंने आपको बता दिया, हमारा पैटर्न कॉपी पेस्टिंग वाला नहीं है। हमारा पैटर्न है कि जनरल फार्मूलाज बताए जाएं, जनरल मेथड, ऐसे मेथड बताए जाएं जिसके थ्रू आप इजीली हर टॉपिक के ऊपर ड्राफ्टिंग कर सको। चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए या इससे रिलेटेड कोई सा भी नया टॉपिक आ जाए, आप उसके ऊपर भी ड्राफ्टिंग कर सको, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग आपकी नहीं चलेगी। ऑनलाइन आपकी वही चलेगी अगर आपको बेसिक मेथड और बेसिक फार्मूलाज के बारे में पता होगा। सेकंड नंबर पे आपके साथ डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर किए जाएंगे। जितनी भी क्लासेस हैं, ये टोटल लेक्चर्स जो हैं आपके साथ डेली शेयर किए जाएंगे। मैं चाहूँ तो मैं आपके साथ एक साथ भी ये सारे शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपके साथ ये पूरे 10 के 10 लेक्चर एक साथ शेयर कर सकता हूँ, मगर मैं आपके जो है ना ये एक साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि क्योंकि एक ना कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है। तो आपकी डेली क्लास होगी, डेली आपके साथ एक लेक्चर शेयर किया जाएगा ठीक 9 बजे, ठीक है। आपने डेली 9 बजे उस लेक्चर को देखना है, उसको प्रैक्टिस करना है डिटेल के अंदर, और जो भी आप उसकी प्रैक्टिस करोगे वो आप मेरे साथ अपनी वर्किंग शेयर करोगे, ठीक है। वो क्या करना है आगे, वो मैं उसकी आपको गाइडलाइन देता हूँ। सबसे पहले डेली आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे ठीक 9 बजे। पैटर्न हमारा क्या रहेगा? हम जनरल फार्मूलाज के ऊपर, जनरल मेथड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा लाइव सेशन होगा। लाइव सेशन मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू आपको दिया जाएगा, Q&A सेशन किया जाएगा, आपके क्वेश्चन आंसर लिए जाएंगे, और फाइवर और फेसबुक के जो कोर्सेज हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे इसी के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो फर्दर अलग से इसी के अंदर शेयर किए जाएंगे, और आपको गाइडलाइन दी जाएगी कि इसके ऊपर आपने किस तरह से अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है, सही है। वीडियो एक्सेस के बारे में बात कर लें कि जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि जो ड्राफ्टिंग के जितने भी कोर्सेज होते हैं, अक्सर के वीडियो एक्सेस 2 से 3 महीने तक रहता है, 6 महीने तक रहता है, या 1 साल तक रहता है। मैं जो आपके साथ वीडियो एक्सेस शेयर करूँगा उसका आपके पास लाइफ टाइम वो वीडियोज़ रहेंगी। जो भी मैं वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगा वो लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी। आपसे जब तक वो लिंक आपके पास रहेगा, वीडियो एक्सेस आपके पास रहेगा, ठीक है। उसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, उसको मैं हटाऊँगा नहीं, वो कम्प्लीटली आपके पास रहेंगी। इसके बाद पर्सनल नोट्स जो मैंने अपने बनाए हैं, दोनों नोट्स आप देख सकते हो। ये प्रॉपर ड्राफ्टिंग वाले नोट्स हैं जिसके अंदर कंप्लीट ड्राफ्टिंग हुई हुई है, और ये जर्नल मेथड्स वाले नोट्स हैं जिसके अंदर हर टॉपिक के जो है ना बेसिक इसेंशियल्स बताए गए हैं, और बेसिक मेथड क्या है इसको बनाने का, बेसिक मेथड्स बताए गए हैं। तो ये जो दोनों नोट्स हैं, इसके साथ साथ जो भी इनके अटैच होंगे, जो भी कोड की कोई भी ड्राफ्टिंग अगर अटैच करनी होगी, तो वो हर लेक्चर के साथ साथ फर्दर मैं स्पेसिफाई करके उसको उसके साथ अटैच करता रहूँगा, ठीक है। तो पर्सनल नोट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होगी। साथ ही साथ आपके साथ आपको मैसेज सपोर्ट दी जाएगी, ठीक है। मैसेज सपोर्ट में एक बात आप अच्छे से सुन लें, कोई भी मुझे पर्सनली मैसेज करेगा तो उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। देखो, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है और वो हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं इतने सारे मैसेजेस मैं नहीं देख सकता। मुझे पर्सनल पे आप कोई भी मैसेज करोगे उस पर आपको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। आपने इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करना है। इंस्टाग्राम पे हमारे लेक्स क्राफ्ट 1122 ये हमारा पेज है, इसके ऊपर आपने कांटेक्ट करना है। अगले 30 दिन तक आपके पास मैसेज सपोर्ट रहेगी। किसी भी लेक्चर के बारे में कुछ भी आप डिटेल जानना चाहते हो, मैं आपसे खुद पर्सनली बात करके उसके ऊपर, किसी भी लेक्चर में कोई मसला होगा तो वो आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और साथ ही साथ आप जो भी ड्राफ्टिंग करोगे उसके पीडीएफ भी आप मेरे साथ शेयर करोगे। जो भी आप वर्किंग करोगे उसके पीडीएफ मेरे साथ शेयर करोगे, ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो मैं उसको स्पेसिफाई करके आपको बता दूंगा। आपको जो है ना आपके डाउट्स उसके अंदर सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप कहते हो इंस्टाग्राम आपके पास नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो ये जो मेरा नंबर है 0328277433 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे व्हाट्सएप के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको मैसेज सपोर्ट दी जाएगी। पर्सनली आप मैसेज करोगे उस पर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपने या तो इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करना है, या फिर ये मैं जो फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज है इसके ऊपर आपको कंप्लीट मैसेज सपोर्ट दी जाएगी अगले 30 दिन तक। कोई भी डाउट हो या कोई भी अपनी वर्किंग आप मेरे साथ शेयर करना चाहो, कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहो, अगले 30 दिन तक आपके पास एक्सेस होगा। आप कोई भी मुझसे मैसेज सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। पैटर्न क्या रहेगा, हम जनरल मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके साथ रोज़ाना एक लेक्चर आपके साथ ठीक 9 बजे शेयर किया जाएगा। एंड में लाइव सेशन होगा जिसमें हम ओवरव्यू लेंगे। फाइवर फेसबुक का कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे, और उसमें कोई भी Q&A होगा तो वो भी आपसे कंडक्ट किया जाएगा। वीडियो एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। पर्सनल नोट्स जो है मेरे
ये भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिसमें कंप्लीट ड्राफ्टिंग भी है और कंप्लीट मेथड्स भी लिखे हुए हैं। मैसेज सपोर्ट की बात करें तो अगले 30 दिन तक मैसेज सपोर्ट रहेगी। इंस्टाग्राम पे ही रब्ता करना है या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, इसके अलावा रब्ता नहीं करना। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैं आपको इंस्टाग्राम का ये हमारा पेज है लेक्स क्राफ्ट 1112, ये हमारा पेज है, ठीक है। तो इस पे आपने रब्ता करना है। एक आपको चीज़ दिखाऊँ, ये हमने लास्ट अपना वेबिनार कंडक्ट किया था, लास्ट हमने अपना कोर्स जो है ये पूरा कंप्लीट किया था, तो उसके कुछ रिव्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये आप रिव्यूज़ देख सकते हो, हमारे रिव्यूज़ क्या रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ते हैं। सर ओवरऑल इट्स ग्रेट सेशन एंड आई लर्न मैनी न्यू प्रैक्टिकल थिंग दोस हेल्प मी इन माय प्रोफेशनल करियर, मैनी पेयर्स फॉर योर लाइफ एंड फ्यूचर एंडेवर। तो ये हमारे फीडबैक है। इसके साथ साथ ये दूसरे स्टूडेंट का फीडबैक है। अच्छा, मैं जो है ना साथ साथ सजेशन भी देता हूँ। भाई आप कोई सजेशन मुझे देना चाहते हो तो आप फ्रीली दे सकते हो, या आप मेरी कोई बुराई भी करना चाहते हो ना तो आप मेरी बुराई भी कर सकते हो। आपको अगर पसंद नहीं आई हो तो मैं वो भी पूछता हूँ। तो उसने मुझे सजेशन भी दी कि सर आप अपना जो है ना रिदम थोड़ा सा स्लो रखा करें, आप ज़्यादा फास्ट नहीं बोला करें ताकि चीज़ें आसानी से समझ आए। ओवरऑल ये बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो मैं सजेशन भी लेता हूँ साथ साथ। ये एक और रिव्यू है, ये भी आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे रिव्यूज़ हैं प्रीवियस, अभी हमने अपना एक बैच ख़त्म करा है, ये उसके रिव्यूज़ हैं कंप्लीट, ठीक है। असल में जल्दी जल्दी मुझे यूँ बोलना होता है क्योंकि आपको पता है जैसे 40 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, न्यू क्लास ज्वाइन करनी होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके टाइमिंग के अंदर ही हम अपनी क्लास कंप्लीट कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको बात समझ आई? तो आपको जो भी वो मैसेज सपोर्ट दी जाएगी इंस्टाग्राम पे दी जाएगी, या आपके जो ये नंबर है व्हाट्सएप पे इस पे दी जाएगी। आप कर लेते हैं ज्वाइन पेड ग्रुप। अब आप मुझसे ये बात करोगे कि सर आपने जो इतना ऊपर मंजन बेचा है और इतनी मुझसे बात करी है, अपने नोट्स के बारे में भी बता दिया, अपने टॉपिक्स के बारे में भी बता दिया, लीगल ड्राफ्टिंग को लीगल प्रोफेशन की बैकबोन क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आपने बता दी, अपना सारा ज्ञान दे दिया। अब आप ये बताएं कि जो पेड कोर्स है आप ये कितने का देंगे, इसकी फ़ीस क्या है, ठीक है। अब बेसिक बात कर लेते हैं कि फ़ीस क्या है। फ़ीस के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने ऑनलाइन सर्चिंग की कि ऑनलाइन इसकी फ़ीस क्या चल रही है, ठीक है। मैंने कुछ ऑनलाइन साइट्स को विजिट किया कि वो लीगल ड्राफ्टिंग की जो सर्विसेज सिखा रहे हैं वो क्या चीज़ सिखा रहे हैं और कितनी फ़ीस ले रहे हैं, ठीक है। उसने वही लिखा है कि यंग लॉयर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इन हाउस काउंसिल, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट या लॉ स्टूडेंट वो ज्वाइन कर सकते हैं। यही सारे टॉपिक हैं, देखो जजमेंट, लीज डीड हो गई, एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी, अपील, रिव्यू, रिवीजन, सही है। ये सारी वही टॉपिक्स हैं और इनकी जब मैंने फ़ीस देखी तो ये आपके सामने है, देखो क्या ले रहे हैं, 15,000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं। फिर मैंने दूसरी वेबसाइट मैंने सर्च की, मैंने ये भी एक पाकिस्तान की लाहौर की वेबसाइट है, ठीक है। तो मैंने इनका देखा कि भाई ये क्या फ़ीस ले रहे हैं तो मैं कितनी फ़ीस रखूँ। इनकी फ़ीस माशाल्लाह से आप देख सकते हो ये क्या है, 40,000 रुपये ले रहे हैं। वंस आ वीक एट कैंपस इनकी क्लास होगी और 1 मंथ का ड्यूरेशन है इनका, ठीक है। फ़ीस आपके सामने है कि ये फ़ीस कितनी चार्ज कर रहे हैं। अब मैंने जब सोचा कि यार फ़ीस क्या रखनी चाहिए, तो मैंने ये चीज़ सोची कि यार ऐसी फ़ीस हो कि हर बंदा इसको ईज़िली जॉइन कर सके। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर ये बोझ बने या किसी के ऊपर डिफ़िकल्टी हो। हर बंदे को हक है कि वो अपनी ये लीगल प्रोफ़ेशन के अंदर एंटर हो और बेसिक ड्राफ्टिंग के स्किल को सीख सके, ठीक है। तो कोई इतनी ज़्यादा हाई-फ़ाई फ़ीस ना हो कि कोई भी इसको जॉइन ना कर सके। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो मैंने जो इसकी फ़ीस रखी है वो कोई 10,000 नहीं रखी, मैंने 5,000 भी नहीं रखी, मैंने 3,000 भी नहीं रखी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी फ़ीस है 2500 रुपये कंप्लीट कोर्स की, जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, कंप्लीट मेरी गाइडेंस अगले 30 दिन तक मिलने वाली है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लाइफ टाइम मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लाइफ टाइम मिलने वाले हैं। साथ ही लाइव सेशन होगा जिसमें Q&A भी होगा और डेली क्लासेस आपके साथ शेयर की जाएंगी। पैटर्न आपको बताया जाएगा, कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग से आपको बचाकर मैं चाहता हूँ कि आप पैटर्न सीखो, आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो कि ड्राफ्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उन कॉन्सेप्ट पैटर्न को हम फॉलो करके हम हर तरह के टॉपिक के ऊपर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फीस इसकी सिर्फ और सिर्फ रहेगी 2500 रुपये। अब सीट्स के बारे में सुन लीजिए। हमारी जो कम्युनिटी है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई 300 के करीब लोग मौजूद हैं इस टाइम। व्हाट्सएप की जो हमारी कम्युनिटी है इसके अंदर 300 के करीब लोग मौजूद हैं और 150 लोग ऐसे हैं, 150 लोग ऐसे हैं जो इसको ज्वाइन करने के लिए विलफुल हैं और वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके मेरे पास मैसेजेस आए। मगर मैं हर बंदे को इसके अंदर ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने जैसा बताया मैं अगर क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बंदों को ज्वाइन करता हूँ तो उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसमें तो मैं मेरी ज़्यादा कमाई होगी। मगर मेरा फोकस भी रहना चाहिए क्योंकि मैं मैसेज सपोर्ट आपको दूंगा। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो मैं उनके जवाब भी नहीं दे सकता, मैं उनको मैनेज भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने एक क्राइटेरिया बनाया, सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल है,
सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स हैं, 50 हैं। इससे ज़्यादा हम किसी बंदे को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई पैसे लेके भाग जाएंगे या हम अपना जो है यहाँ से काम समेट देंगे, ऐसा नहीं है। कंप्लीट गाइडेंस देनी है। तो हम सिर्फ 50, हम आप अभी हमारा क्राइटेरिया 50 सीट्स का है। 50 लोगों को ही हम इजीली गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी उनके क्वेश्चन आंसर होंगे, हर तरह से उनको गाइडेंस दी जाएगी। जो भी उनकी वर्किंग होगी, पीडीएफ होगी, वो शेयर कर सकते हैं। उनमें जो भी डाउट होगा वो हम सारे डाउट्स उनके क्लियर करेंगे। टाइमिंग कल तक की है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा परसों, यानी कि ट्यूसडे को, मंगल वाले दिन। ट्यूसडे को हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो कल रात 12 बजे तक की टाइमिंग है, आपने अपने आप को इनरोल करवाना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स हैं। 50 सीट्स के बाद कोई नेक्स्ट बंदा अवेलेबल नहीं होगी हमारे पास सीट। सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये इस कोर्स की फ़ीस है। अगर आप पेमेंट मेथड के बारे में पूछो तो ईजी पैसा, सादा पैसे आप कर सकते हो। मेरा नाम एहसन खान है, इसके इस नाम पे अकाउंट पे, और ये मेरा नंबर है 0313314705 इसके ऊपर इजी पैसा के भी वो अकाउंट है, और सादा पे का भी है। इस पर अगर आप इनरोलमेंट करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। अच्छा, एक बेसिक बात सुन लेना यहाँ तक। अभी आप मेरी एक बात सुनो। नोट मैंने क्या लिखा है, काइंडली शेयर स्क्रीनशॉट ऑन 032827743332। कोई भी मुझे पर्सनल पे स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा। आप अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर के ऊपर भेजोगे, तभी आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मेरे नंबर पे भेजोगे तो देखो उस पर आपका नुकसान हो सकता है। मतलब वो उसको हम जो है इसमें हम रिलेट नहीं करते, इसमें हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो आपने काइंडली काइंडली अपना स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पे भेजना है, ताकि आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जा सके। और इसके अलावा अगर आप इलाइट बैंक या मीज़ान बैंक के अंदर अपनी ये फ़ीस सबमिट करवाना चाहते हो तो इसकी डिटेल मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, जिसका जवाब आएगा वो मैं बता दूंगा। नहीं आ पाएगा तो जो भी है वो मैं आप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, या पर्सनली उससे बात करके मैं कर लूँगा, ठीक है। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हो। डिस्काउंट फॉर न्यू लॉयर, देखो डिस्काउंट क्या होगा आप मुझे बताओ पहले। ये जो इसकी फीस है, एक तो आप देखो। और मैं एक बात मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि ऑनलाइन भी इसकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। लीगल ड्राफ्टिंग की सर्विस ऑनलाइन भी प्रोवाइड की जा रही है। इस बारे में बहुत सारे लोगों को आप में से नहीं पता होगा। कितने लोगों ने पहली दफ़ा ये चीज़ सुनी होगी, कितनी, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो पहली दफ़ा इस चीज़ के बारे में सुन रहे होंगे। तो ठीक है, प्राइस पहले ही डिस्काउंटेड है। प्राइस मैंने पहले ही बहुत कम रखी हैं, बिल्कुल, ताकि हर बंदा इसको इजीली बाय कर सके, ठीक है। इजीली हर बंदा इस कोर्स को बाय कर सके। और इसके अंदर हम कॉपी पेस्टिंग वाली ड्राफ्टिंग को कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ जनरल मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, और किस तरह से हम आगे वर्किंग कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करना चाहें या ऑफलाइन करना चाहें, ठीक है। इसी के थ्रू हम अपने ड्राफ्टिंग, अपनी लीगल ड्राफ्टिंग में, लीगल प्रोफेशन में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस पहले ही डिस्काउंटेड है। व्हेन विल कोर्स स्टार्ट, कोर्स की टाइमिंग मैंने बता दी। परसों से आपका कोर्स स्टार्ट है। परसों से आपका कोर्स स्टार्ट है, ट्यूसडे से। और टाइमिंग सिर्फ कल तक की है, और वो भी 50 सीट्स तक। जब 50 सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद किसी न्यू स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा कि इसके। सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भाई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सर्टिफिकेट के बारे में, कि सर्टिफिकेट क्या है। आज के टाइम पे सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं है। क्या कह रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि यार ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं है। आज के टाइम पे सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं है, अगर आपको प्रॉपर स्किल ही नहीं आता। अगर आपको बेसिक स्किल का ही नहीं पता तो सर्टिफिकेट से आपको कोई ना, ऑनलाइन काम में आपको सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होता। आपको क्या करना होता है, आपको अपने स्किल्स बेचने होते हैं। आपने दिखाना होता है कि हाँ भाई मुझे प्रॉपर वर्किंग करने आती है। अब मैं आपको बताता हूँ सर्टिफिकेट की अहमियत। जो ज़्यादातर लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं वो है क्या, सही है। अब मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊं। ये हमने खोला है कैनवा। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो इन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये देखो, कौन सा डिज़ाइन का सर्टिफिकेट चाहिए मुझे बताओ आप। हर डिज़ाइन का सर्टिफिकेट यहाँ पे मौजूद है। आप मुझे बताओ कौन सा डिज़ाइन का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी आपको मिलेगा। और किसके सिग्नेचर चाहिए इसके ऊपर,
आप बोले तो डोनाल्ड ट्रम्प के भी सिग्नेचर इसके ऊपर लगा सकता हूँ मैं। क्या है ये? सर्टिफिकेट एक जस्ट पीस ऑफ पेपर बन चुका है आज के टाइम पे। आप एआई के दौर में रह रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के दौर में रह रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट है क्या। आजकल के दौर में काम उसी का है जिसको स्किल का पता हो, जिसको बेसिक स्किल्स का पता हो। समझ रहे हो? ये सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं होता। हाँ, जिसको सर्टिफिकेट की नीड हो वो मुझसे पर्सनल आके मैसेज कर रहा है कि मेरे नाम का एक सर्टिफिकेट बना दें। मैं सर्टिफिकेट भी बना दूंगा और जिसके सिग्नेचर बोलेगा उसके सिग्नेचर भी इस पर लगा के दे दूंगा। डोनाल्ड ट्रम्प के सिग्नेचर भी लग जाएंगे भाई इसके ऊपर। हर तरह के सिग्नेचर जो हैं गूगल से निकल के हर तरह के सर्टिफिकेट पे लग जाएंगे। जो आपको डिज़ाइन पसंद आए ना, मैं आपको 4-5 डिज़ाइन दिखा दूंगा। जो पसंद आए वो आप मुझे बता देना, आपको सर्टिफिकेट बना के भी दे दूंगा। पर सर्टिफिकेट की कोई अहमियत नहीं है आजकल के दौर में। ये बात अच्छी तरह अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए आप सब। समझ रहे हो? मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते? समझ रहे हो सर्टिफिकेट की अहमियत? यहाँ पे हमारे आखिर ये मिनट हैं, हम यहाँ पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। आखिर में चाहे आप कोई अच्छे रिमार्क्स हों या बुरे रिमार्क्स हों, जो भी हों, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आपने मुझे बर्दाश्त किया, ये मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो काइंडली अब जो जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, मैं मेथड अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। जो जो इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहते वो, मैं उनके साथ मेरी बेस्ट विशेस हैं, वो ईजिली इस ग्रुप को लेफ़्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और यहीं पे हम अपनी आज की क्लास एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारी नई चीज़ें सीखने वालों ने नई चीज़ें बहुत सारी सीखी होंगी। और इंशाल्लाह परसों आपके साथ परसों की क्लास में आपसे मुलाकात होगी और कल तक का आपके पास टाइम है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने का। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।